टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे S9C जो कि आपका पेपर हो जाता है सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र, जो कि ये DLED सेकेंड ईयर वालों के लिए है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है NCF 2005 के सिद्धांतों के आधार पर BCF 2008 का निर्माण करने के पीछे क्या तर्क है तथा इन दोनों के कारण पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, इसके पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि NCF 2005 एवं BCF 2008 के पाठ्यक्रम के निर्माण के शिक्षा शास्त्रीय मान्यताओं की व्याख्या के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे 2005 के सिद्धांत के आधार पर BCF 2008 का निर्माण करने के पीछे क्या तर्क है तथा इन दोनों के कारण पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ कहता है NCF 2005 के सिद्धांत के आधार पर BCF 2008 का निर्माण किया गया है, जिसके अनुसार शिक्षा का मतलब बिहार के, यानी BCF यानी यहाँ बिहार के कहता है, जिसके अनुसार शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली विद्यार्थियों को इतना समझ बना देना है कि वे अपने जीवन का जिंदा होने का सही सही अर्थ समझ सके, अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सके, अपने जीवन का मकसद तय कर सके और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव एवं प्रभावी प्रयास कर सके। साथ ही इस बात को भी समझा सके कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने का पुनः अधिकार है। कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 चीन के बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के लिए एक आधारभूत दस्तावेज का काम किया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से कुछ अंशों को दिया जा रहा है जो पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के संदर्भ में मूलभूत बातों की चर्चा करते हैं। बीच बीच में कुछ प्रश्न को भी उठाया गया ताकि आप इस दस्तावेजों के नीतिगत पहलुओं को अपने विद्यालय के संदर्भ में समझ सके। तो देखिए कहता है यहाँ पर कि NCF 2005 के सिद्धांत पर जो 2008 BCF का जो निर्माण किया गया था, इसका मतलब ये क्या था? इसका मतलब था कि बिहार के स्कूली विद्यार्थी को इतने पूर्ण रूप से समझ बना देना स्वयं से कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से समझ सके। आगे क्या कहता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की इन सिफारिशों के बावजूद विभिन्न अवस्थाओं में पोषित व विकसित किए जाने वाले दक्षताओं व मूल्यों की पहचान की जाए। स्कूली शिक्षा उन परीक्षाओं द्वारा और अधिक परिचालित हो चली गई जो महज जानकारी से भरी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है। वर्ष 2000 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के बाद भी पाठ्यचर्या के और परीक्षाओं की तानाशाही के विवादास्पद मुद्दे हल न हुए। वर्तमान समीक्षा इस क्षेत्र में हुए सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों पर ध्यान देती है और नई सदी के मोड़ पर स्कूली शिक्षा की भावी आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रयास करती है। इस प्रयास में अनेक परस्पर संबंधित आयामों को ध्यान में रखा गया है, जैसे कि कहता है नंबर 1 शिक्षा के लक्ष्य, दूसरा कहता है बच्चों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, तीसरा कहता है ज्ञान की प्रकृति मानव। यानी कि ये जो है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत अनेक आयामों को रखा गया विद्यालय से रिलेटेड, ताकि बच्चों का विकास हो सके। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि विकास की प्रकृति और मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया। कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को प्राय गलत समझा गया है, मानो यह एक रूपता लाने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज हो, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA
यानी POA का फुल फॉर्म हो जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 1992 में स्पष्ट किया गया। उद्देश्य इसके ठीक विपरीत था। NPE ने नवीन पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तावित की ताकि वह एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास का जरिया बने जिसमें यह सार्थ हो कि वह भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को दृष्टि में रखते हुए अकादमिक घटकों के साथ सामान्य आधारभूत मूल्यों की सुनिश्चित करे। आगे कहता है NPEPPEO ने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन तथा सार्वभौमिक रूप से उन्हें स्कूल में टिकाए रखने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार लाने के लिए बाल केंद्रित उपागम का विचार प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की खासियत के रूप में प्रासंगिकता, लचीलापन तथा गुणवत्ता पर बल देते हुए POA ने APE की इसी दृष्टि को क्या किया, विस्तारित किया है। इस प्रकार दोनों दस्तावेजों ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की परिकल्पना शिक्षा को आधुनिक बनाने के साधन में के रूप में की। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि मार्गदर्शन का सिद्धांत। इसमें कहता है कि हमें व्यवस्थागत मुद्दों पर ध्यान देने व उन्हें नियोजित करने की आवश्यकता है जिससे हम उन अनेक अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सके। इनमें सबसे अहम निम्न है। नंबर 1 कहता है ज्ञान का स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। नंबर 2 कहता है पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। नंबर 3 कहता है पाठ्यचर्या का उस संवर्धन करना कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इससे कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। नंबर 4 कहता है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं शामिल हो। आगे कहता है वर्तमान संदर्भ में कुछ बदलाव नए सरोकार पैदा हुए जिनमें पाठ्यचर्या को संबोधित करना ही चाहिए। इनमें महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चों को एक ऐसा कार्यक्रम के जरिए स्कूल से जोड़ना तथा उन्हें वहां टिकाए रखना जो हर बच्चों की महानता को फिर से दृढ़ करने को महत्वपूर्ण समझे और सभी बच्चे को उनकी गरिमा का एहसास कराए तथा उनमें सीखने का विश्वास जगाए। पाठ्यचर्या की रूपरेखा में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा UEE के लिए प्रतिबद्धता भी दिखानी चाहिए, न केवल सांस्कृतिक विविधता को प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करके भी कि विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमियों से आए विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व बौद्धिक विशेषताओं वाले बच्चे स्कूल में सीखने व सफलता प्राप्त करने में क्या हो, समर्थ हो। इस संदर्भ में लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या असमर्थकता से जनित असमानताओं के परिणाम स्वरूप शिक्षा में कई प्रतिकूलताओं को सीधे संबोधित करने की आवश्यकता है। नीतियों व योजनाओं के माध्यम से ही नहीं बल्कि आरंभिक बाल अवस्था से ही अधिक कार्य की रूपरेखा बनाने एवं चुनने तथा शिक्षण शास्त्रीय अभ्यास के जरिए भी हैं। आगे कहता है कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा UEE हमें इस बात से अवगत कराती है कि पाठ्यचर्या में विस्तार करके उसमें ज्ञान, कार्य एवं शिल्प की विभिन्न परंपराओं की समृद्ध विरासत को शामिल करना भी आवश्यक है। इनमें से कुछ परंपराएं आज अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के संदर्भ में बाजार के बदलाव और ज्ञान के वस्तु बन
जाने से प्रस्तुत गंभीर संकट से क्या हो रही है, जूझ रही है। आत्मसम्मान व नैतिक विकास और बच्चों के रचनात्मक के पोषक की आवश्यकता की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तेजी से बदलती और प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम बच्चों की जन्मजात बुद्धि व कला का क्या करें, आदर करें। आगे कहता है कि विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर बल देना हाल ही में शिक्षा में हुए व्यवस्थागत सुधारों के प्रमुख कदम है। यानी कि ये हाल फिलहाल की बात कर रहा है। आगे कहता है पंचायती राज संस्थाएं व्यवस्था में दफ्तरशाही का दबाव कम रहती है, शिक्षकों को अधिक उत्तरदायी, विद्यालयों को अधिक स्वायत्त एवं बच्चे की आवश्यकता के प्रति सजग बनाती है। इन कदमों के साथ स्थानीय पर्यावरण और जीवन के बीच संगति बिठाने की भी आवश्यकता है। बच्चे काफ़ी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वह जिस माहौल के अंतर्गत रहता है वो क्या करता है, सीखता ही चला जाता है। वे अपने आसपास के जीवन व दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभव को कक्षा में लाया जाएगा तो उनके प्रश्नों, उनकी जिज्ञासाओं से पाठ्यचर्या की अधिक समृद्ध और रचनात्मक बनेगी। इन सुधारों में स्वीकृति पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की ओर बल मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए स्कूली शिक्षण के सभी आयामों के विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को अपनाने की क्या है, आवश्यकता है, जिनमें शिक्षा भी शामिल है। उदाहरण के लिए उत्पादन कार्य प्रभावी शिक्षण का माध्यम बन सकते हैं। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है अगर कक्षा के बच्चों को ज्ञान के जीवन अनुभव से जोड़ा जाए तो वो क्या होते हैं, आगे की ओर निरंतर बढ़ते हुए चले जाएंगे। आगे की ओर निरंतर बढ़ते चले जाएंगे और क्या होंगे, वो आगे चलकर क्या करेंगे, उन्हें अच्छे मान सम्मान का अवसर प्राप्त होगा और वो अपने जीवन में क्या होंगे, हमेशा क्या करते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो हमने देखा NCF 2005 के सिद्धांत के आधार पर BCF 2008 का निर्माण करने के पीछे का तर्क तथा साथ ही साथ हमने देखा इन दोनों के कारण पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि S9C से था। सो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।